घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की। शतक लगा चुके हैं वो, ये आप जानते हैं, लेकिन शतक लगाने के बाद भी ऐसी विकास की राह पकड़ी है पेट्रोल और डीजल के दामों ने कि उस राह को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। यह बात और है कि अभी कुछ देर पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में टेस्ट सीरीज की, टेस्ट मैचों की, भारत की पहली पारी लगभग 217 पर ही सिमट गई और कोई भी खिलाड़ी, शतक की बात तो छोड़िए, अर्धशतक भी नहीं लगा पाया भारत का कोई भी बल्लेबाज। लेकिन पेट्रोल शतक लगाने के बाद भी सांस नहीं ले रहा है, क्रीज पर डटा हुआ है। श्रीगंगानगर में दाम है 108 रुपए 35 पैसे, औरंगाबाद 104 रुपए 60 पैसे, बेंगलुरु 100 रुपए 47 पैसे, भोपाल 105 रुपए 43 पैसे, नागपुर 103 रुपए 15 पैसे, नासिक 103 रुपए 72 पैसे, पुणे 102 रुपए 96 पैसे, थाने 103 रुपए 21 पैसे। ऐसे 16 जगह में गिनी है और इससे भी ज्यादा जगह पर 100 से ऊपर 108 तक पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। यही हाल डीजल का भी है। तो आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? अब इसके तो हम भुक्तभोगी हो गए हैं। सरकार कहती है कि हमारा खर्च बढ़ गया है, आमदनी कम है, तो टैक्स नहीं घटाएंगे। लेकिन सरकार जो टैक्स उगाही होती है, जो राजस्व अर्जित करती है, उस पर भी तो थोड़ा ध्यान देना होगा ना। जब सरकार कहती है कि सरकार की आमदनी कम होती जा रही है। अब 2020-21 में, पिछले एक साल में एक्साइज ड्यूटी लगाकर, और आपको मालूम है यह आंकड़ा मैंने बताया है, 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल पर। एक्साइज ड्यूटी के जरिए 3,89,662 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए हैं। यह केंद्र सरकार ने कमाए हैं। राज्य सरकारें भी वैट लगाती हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो यह कह रहे थे, अरे भाई महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, ये अपना वैट क्यों नहीं घटा देते? ये विपक्षी दल हम पर ही हमलावर क्यों है? केंद्र की कमाई 3,89,662 करोड़, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 28 राज्य हैं, 1,35,06,93 कुल मिलाकर कमाई केंद्र और राज्य सरकारों की। बलि का बकरा तो हम दोनों के जरिए बन रहे हैं ना। केंद्र लगाता है एक्साइज ड्यूटी, स्टेट्स लगाते हैं वैट। 5,25,355 करोड़ यह राजस्व केंद्र और राज्य सरकारों ने हमारी जेब से अर्जित किया। ठीक है जी, खर्च ज्यादा है। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में इनकम टैक्स से जो राजस्व मिला वो था 4,69,226 करोड़। 65-66 हजार करोड़ रुपए कम। मतलब पेट्रोल और डीजल से ही सारी कमाई कर रही है सरकार। कॉर्पोरेट टैक्स, ये बड़ी दुहाई दी जा रही है, अरे कॉर्पोरेट जगत सरपट भागने लगा है, कमाल के पहली तिमाही के नतीजे आ रहे हैं। आजकल नतीजों का मौसम चल रहा है, पहली तिमाही के नतीजे आ रहे हैं। सब कॉर्पोरेट घरानों के, शेयर बाजार की बल्ले बल्ले है, लाइफ टाइम हाई पर है शेयर बाजार। 16,000 का आंकड़ा छूने को तैयार बैठा है निफ्टी। सेंसेक्स की अब बातें होने लगी, 60,000 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा।
सेंसेक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 4,57,180 करोड़। तो सबसे ज्यादा माकूल जरिया सरकार को राजस्व के लिए पेट्रोल डीजल ही महसूस हो रहे हैं। और जगह आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सरकार को नहीं दिखता है। और यही वजह है, एक और आंकड़ा आपको बता दूं, 2014 से थोड़ी कंपैरिजन करें, क्योंकि 2014 में नारा बुलंद किया गया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, हम पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे। उनके समर्थन में बहुतेरे लोग उतरे और दावे किए, वादे किए, 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। आज वो चुप बैठे हैं, बिल्कुल मौन धारण व्रत उन्होंने रखा हुआ है। तो मई 2014 में अगर 100 रुपए पेट्रोल की कीमत मानी जाए, उस टाइम नहीं थी, 100 रुपए मानी जाए, तो उसमें 63 रुपए तो तेल की कीमत थी, बेस प्राइस। 16 रुपए सेंट्रल टैक्स था, 18 रुपए वैट था और 3 रुपए डीलर को कमीशन थी। यानी कि 34 रुपए टैक्स में केंद्र और राज्य सरकारें ले ली थी। अब फरवरी 2021 का आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं, इसी साल का। 100 रुपए अगर पेट्रोल की कीमत है जो है, इसमें दरअसल दर्शकों असल कीमत तेल की, जो बेस प्राइस मैं कह रहा हूं, वो 36 रुपए है। सेंट्रल टैक्स वो है 37%, यानी कि 37 रुपए। वैट है 23 रुपए। डीलर कमीशन थोड़ी सी बढ़ गई, वो 4%, यानी कि 4 रुपए। तो 60 रुपए, 100 में से 60 रुपए सीधे टैक्स में जा रही है। और ऐसा कौन सा सिस्टम हमने बनाया है कि ये रोज बरोज, आज पेट्रोल की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी, डीजल की कीमतों में 28 पैसे की, 29 पैसे और 28 पैसे की डीजल में बढ़ोतरी कर दी गई। ये रोज ऊपर नीचे जो दाम होते हैं, कच्चे तेल की कीमतें भी इतनी ऊपर नीचे नहीं हो रही, $70 पर बैरल की कीमतें हैं। तो ये रोज ऊपर नीचे कैसे हो जाती हैं? हर रोज हम बाल्टी लेकर जा रहे हैं सऊदी अरब के पास कि भैया एक बाल्टी तेल दे दो, और वो कहेंगे नहीं आज 29 पैसे महंगा है, तो सुबह आप हमसे वो 29 पैसे ले लेते। ये कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है? यह नहीं बताया जाता। जब तेल की कीमतें घटती हैं, जो घटी थी 2015 में, तो कहा जाता है हम खुश नसीब हैं, बदनसीबों की देश को क्या जरूरत। $110 पर बैरल, 150 भी गया उसको भूल जाइए, $110 पर बैरल तेल की कीमत थी, वो गिरकर 60 आ गई। फिर बाद में तो पिछले साल $30 पर बैरल भी आई। पर सरकार के लिए ही यह खुशनसीबी की बात थी। बदनसीब आबाद भी बन गया क्या कि पिछले साल एक्साइज में 13 रुपए का इजाफा कर दिया, एक मुश्त 10 रुपए, फिर 3 रुपए, और डीजल में 16 रुपए का इजाफा कर दिया। 2014 से 2020 तक 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। पेट्रोल की दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर भी गए तो भी यहां पर पेट्रोल के दाम नहीं गिरे। तो यहां बदनसीब कौन है, यह अपने आप में सवाल है। और तुर्रा और तर्क यह दिया जाता है, यह विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पूरी दुनिया में इतने ज्यादा टैक्सेस पेट्रोल डीजल पर कहीं नहीं लगाए जाते। तो क्या पूरी दुनिया में विकास थम गया है और भारत में ही विकास हो रहा है? सड़कें यहीं बन रही है, जिन सड़कों के लिए हम रोड टैक्स भी देते हैं, हर गाड़ी में 1 टाइम रोड टैक्स दिया जाता है, टोल टैक्स भी देते हैं, और पेट्रोल पर एक्साइज भी दें और वैट भी दें। अब राजनीति होगी, ऐसा मामला होगा तो कांग्रेस दूध की जली है, उनको खूब घेरा बीजेपी ने, तो अब कांग्रेस घेर रही है बीजेपी को। रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं पेट्रोल डीजल जीवी
ये आजकल आंदोलन जीवी एक शब्द चलन में आया था ना, तो पेट्रोल डीजल जीवी मोदी सरकार की खुली लूट, हर देशवासी पर टैक्स का भार, महंगाई की मार, अब की बार लूटपाट सरकार, ये आरोप लगा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। और जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो दरअसल महंगाई दर तो बढ़ती है। थोक महंगाई दर 12.94% है, 13 साल के सबसे उछले स्तर पर। खुदरा महंगाई दर 6.3% है। आरबीआई भी कहता है लक्ष्मण रेखा हमारी, दरअसल ये 4% होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा 6% की है, +2 मैक्सिमम, उसको भी पार कर गई है, 6 महीने के सबसे उछले स्तर पर है। फल फूल सब्जियां दाल और खाने का तेल, सरसों का तेल ने तो तेल निकाल दिया है, 75 रुपए वाला 200 सवा 200 रुपए भी छू गया। तो महंगाई की भी मार है। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि महंगे पेट्रोल डीजल का असर गरीबों पर ज्यादा होता है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष कर है, सीधा नहीं लिया जाता। तो गरीब पेट्रोल डीजल लेगा, उसमें मरेगा, सब्जियां खरीदेगा, फल खरीदेगा, खाने पीने का सामान लेगा, तेल लेगा, वहां महंगाई। और 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, रहम करो सरकार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दुहिंद सिन्हा, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, मेरे साथ जेडीयू के माधव आनंद हैं, ये इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से, एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। और सिद्धार्थ, मैं राजनीतिक बहस करूं उससे पहले मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, हम हर रोज बाल्टी लेकर जाते हैं क्या सऊदी अरब कि भैया तेल दे दो, और वो कहते हैं जी 29 पैसे महंगा है आज, तो हमें 29 पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। ये रोज बरोज ये जो बलि का बकरा और बाकायदा जो हमें हलाल किया जा रहा है, ये कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है? मुझे, मेरी समझ कम है, थोड़ा मुझे समझाइए क्या है ये। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा होगा ना इस प्राइसिंग पॉलिसी में। संदीप, इस प्राइसिंग पॉलिसी जिसे हम डीरेगुलेटेड प्राइसिंग कहते हैं, ये अलग अलग सरकारों ने पिछले 20 वर्षों में प्रयास किया है कि तेल के प्राइसेस पे सरकार नियंत्रण ना रखे, क्योंकि जब नीचे जाते हैं तब आप क्रेडिट ले सकते हैं, बट जब ऊपर जाते हैं तो छुपने की जगह नहीं बचती है। और ये जो डीरेगुलेटेड मैकेनिज्म है, मैंने आपके शो में ये पहले भी कहा है, पिछले शो में भी ये चर्चा जब आई थी, तो मेरा ये मानना है कि इस डीरेगुलेटेड डेली प्राइस मूवमेंट वाले सिस्टम से सरकार को बचना चाहिए, खासकर एक वेलफेयर स्टेट जो हमारा इस इंडिया की जो आवश्यकता है। और मंदी का दौर है, आमदनी घट रही है, लोगों का भी तो खर्च बढ़ रहा है, पर आमदनी घट रही है, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, ये वो समय है। देखिए, तेल जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो क्रूड ऑयल प्राइस है, जिसे अगर हम ग्लोबली कहें, हालांकि बास्केट अलग अलग होते हैं, वो मंदी और बढ़ते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। अगर मंदी आती है तो क्रूड ऑयल के प्राइस घटते हैं, और अगर तेजी आती है तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं। यही कई दशकों से मैंने भी ऑब्जर्व किया है। दो पार्ट्स, संदीप, क्विकली जो बताना यहां रखना आवश्यक है, दो पार्ट्स हैं पेट्रोलियम प्राइसिंग के जो अपने देश में है। एक पार्ट है जो ग्लोबल क्रूड की तेल को रिफाइन करती है हमारी इंडियन रिफाइनरीज, इंडियन बास्केट के दाम पे खरीद के, और उसको अपने ग्राहकों को, भारत देश में ग्राहकों को बेचा जाता है, बट इंटरनेशनल प्राइस पैरिटी पे। और दूसरा पार्ट है केंद्र और राज्य जो इस पे कर लगाते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये दोनों डिस्टॉर्शनरी हैं और इनका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप देख रहे हैं। कर का इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है, बेस प्राइस का इंपैक्ट भी इन्फ्लेशन पर पड़ता है, और
क्योंकि आप ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल एक मैकेनिज्म बना हुआ है। सही मायने में लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट्स हमारे सोलर डेवलपमेंट में, ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट में जाने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। और एक चीज, एक सेकंड सिद्धार्थ, मुझे ये समझाइए, पेट्रोल डीजल पर वैट और एक्साइज ड्यूटी से कमाई पिछले साल में 5,25,355 करोड़, इनकम टैक्स से 4,69,226 करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स से 4,57,180 करोड़। अरे भाई, आपका खर्च कम हो रहा है, कुछ और क्या इनकम टैक्स का दायरा और बढ़ाकर और लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाए? कॉर्पोरेट टैक्स, क्या कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज्यादा टैक्स हम डीजल और पेट्रोल पर दे रहे हैं? यह बड़ी हास्यास्पद सी सिचुएशन नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल है संदीप, एंड अगेन इसको मैं बड़ा ये स्पष्टता से कह रहा हूं कि ये केवल एक सरकार का विषय नहीं है, और मैं ये किसी को डिफेंड करने के लिए या बचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हमारी जो टैक्स पॉलिसी रही है 30 साल, अगर हम अपने रिफॉर्म्स के 3 दशकों से देखें, तो ये हर जगह माना जाता है कि टैक्सेस ऑन इनकम, जिन्हें डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, ये ज्यादा इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं एक प्रकार से। ये डिस्टॉर्शनरी नहीं, 2014 में जब कहा गया अब की बार, मतलब बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, एक मिनट सिद्धार्थ, 99,000 करोड़ रुपए एक्साइज की कलेक्शन थी, करेक्ट? आज की तारीख में एक्साइज की कलेक्शन है 3,89,662 करोड़। जी नहीं संदीप, बीजेपी के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता ये शायद आपको कहना चाहेंगे कि वेलफेयर के खर्चे बढ़े। मेरे को आप उस आर्गुमेंट में ना लाएं, मुझे बस एक आप मिनट दे दीजिए, मैं पूरी बात कर लूं, क्योंकि आपने बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाया है। और मैं आपको एक बार यहां बता दूं कि कोई भी ग्रोइंग, भारत जैसे जो विकासशील कंट्री है, डेवलपिंग नेशन में, इस प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कॉमन सिटीजन्स पे नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक मिसाल दूंगा। एक अरबपति खरबपति मर्सिडीज से उतर के एक दुकान पे अगर बिस्किट का लिफाफा खरीदता है, तो वो भी उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स देता है जितना एक गरीब लेबरर जो उस दुकान के बाहर सड़क का निर्माण कर रहा हो। दैट इज वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इक्विटेबल। इनफैक्ट ये गरीबों पर ज्यादा मार पड़ती है, इसकी गरीबों पे पड़ती है। इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस पहले ज्यादा होते थे, इनडायरेक्ट कम होते थे। पिछले कुछ वर्षों में इनडायरेक्ट टैक्स ओवरऑल बढ़ गए हैं, डायरेक्ट टैक्स कम हो गए हैं। और कॉरपोरेशन टैक्स की जो रिबेट दी गई कुछ वर्ष पहले, आज उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनीज की भी आपने देखा है टैक्स जो प्लानिंग की प्रोसेस है वो ज्यादा बढ़ी है। सो फ्यूल प्राइसिंग के कंपोनेंट्स 2 हैं, और मैं मानता हूं कि आज की डेट में टैक्स को अगर आप ना भी छेड़ो, क्योंकि राज्य बहुत काफी टैक्स लगाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, परंतु जो केंद्र शासित पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उनके इस डेली प्राइस मूवमेंट को एक प्रकार से रिव्यू करके इसमें कुछ सैनिटी लानी चाहिए, और ये एक्चुअल जो जेन्युइन चेंज है उसके साथ कोरिलेट किया जाए। तुहिन सिन्हा, कब तक हम मार झेलते रहेंगे? मतलब डबल सेंचुरी के लिए चल पड़ा है क्या पेट्रोल? संदीप जी, निश्चित तौर पर आज जो कीमत है पेट्रोल की, डीजल की, वो मध्यम वर्ग के लिए और गरीब वर्ग के लिए चिंता का विषय है, चिंता का कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पे पीछे जो है, मैं अगर आप 60 सेकंड मुझे दे, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। देखिए, अप्रैल 2020 में जो इंटरनेशनल कीमत क्रूड ऑयल की मात्र $18 थी, आज वो जून के महीने में, इस वक्त 14 महीनों के अंतराल में वो $70 के ऊपर है, तो जिसपे कि एक 294% का इजाफा हुआ है। तो इसका एक आंशिक प्रभाव जो है पेट्रोल की कीमत और डीजल में की कीमत में दिखना जो है वो स्वाभाविक है। और मैं आप जो 2014 की बात कर रहे हैं, नहीं, 14 पर भी आते हैं, 14 पर भी आते हैं। तो आपने मार्च 2020 की बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और $18 पर बैरल, एक मिनट, मैं 2014 की भी बात करेंगे ना। आपने मार्च 2020 में $18 पर बैरल आपने माना कीमत थी, और अब वो $70 पर बैरल है। तो पिछले साल मार्च में आपने क्या किया? $18 के हिसाब से कीमत थी, या दरअसल मार्च में आपने एक्साइज एक मुश्त 10 रुपए बढ़ा दी, अप्रैल में फिर 3 रुपए, 13 रुपए और अतिरिक्त भार डाल दिया, तो कीमतों में कोई कमी नहीं हुई?
संदीप जी, मैं केवल 2020 और 2021 की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं आप पीछे ना भी जाएं, 2020-21 की बात कर रहा हूं। इस वक्त तो सुन लीजिए फिर, तो सुन लीजिए, इस वक्त जिस पैमाने पर 80 करोड़ लोगों को 6 महीने राशन दिए जा रहे हैं, इस वक्त जिस पैमाने पर 50,000 करोड़ जो है फ्री वैक्सीनेशन में, क्योंकि राज्य सरकारों ने वहां पे भी अपने हाथ खड़े कर दिए। क्या मार्च 2020 में आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे थे तुहिन? अगर मार्च में, और आप खुद मान रहे हैं, $18 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत आ गई, तो उस वक्त दाम क्या था? दाम क्यों नहीं घटे? उसका तो जवाब दीजिए ना तुहिन। आप जिस पैमाने पर देश में काम चल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को अपनी टैक्स जो है इकट्ठी करनी थी। तो वो पहले से ही पता था 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना होगा। सरकार ने ये मार्च में पता लग गया था सरकार को। तुहिन, आपसे है सवाल। हाँ, क्या मैं वही बता रहा हूँ, जिस पैमाने पे, जिस लेवल पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स आज कलेक्शन कम कर रहा है बशर्ते पेट्रोल की। ये सरकार को तय करना था, और सरकार को अगर उचित लगा जिस लेवल पे काम चल रहा है पेट्रोल की कीमतों तो वही तो पूछ रहा हूं। तो ये क्यों बलि का बकरा बना रखा है? क्यों हमें हलाल कर रहे हो? एक झटके में बोल दो जी, देश के विकास के लिए पेट्रोल डीजल के दाम आप 150 रुपए कर दीजिए। जी, ये आपकी सोच है। अगर 80 करोड़ लोगों को 6-8 महीने राशन मिल रहे हैं, तो कहीं उनका पैसा बच रहा है। नहीं, मुझे ये बताइए, $110 पर बैरल थी कच्चे तेल की कीमतें 2014 में, थी कि नहीं? तो एक मिनट 2014 में $110 पर बैरल की कीमतें थी कच्चे तेल की। तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर था। आज $70 है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 22 पैसे। $110 से 2015 में $70, $60 से गिरते हुए $30, और 2020 में $18 पर बैरल आ गई कच्चे तेल की कीमत। तेल कब गिरा? वो 35 रुपए कब हुआ पेट्रोल? ये तो बता दीजिए। या 7 साल से ही विकास कर रहे हैं? आपको याद दिला दूं, 1,44,000 करोड़ का जो लोन लिया था कांग्रेस की सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स परचेज करने के द्वारा, उसकी पेमेंट भी हम ही लोगों ने की थी। कितना करते हैं पेमेंट कितना करते हैं? तो कितना पेमेंट करते हैं? जो है वो ही नहीं। कितना पेमेंट करते हैं बताइए ना। हाँ, क्या बताऊं? कितनी पेमेंट करते हैं? ऑयल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कितनी पेमेंट करते हैं आप सालाना, बताइए। अगर उस ऑयल बॉन्ड की पेमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो 2 लाख करोड़ से ऊपर हमने रीपेमेंट किया, उनका कर्ज चुकाया है। और आज अगर एक हर साल 2 लाख करोड़ का कर्ज देते हैं आप? नहीं, मैं यूपीए सरकार की बात कर रहा हूं। यूपीए सरकार के कर्ज हमने चुकाए हैं। नहीं, ये 2 लाख करोड़ 2014 से 2020 के बीच आपने चुकाए हैं। ये 2016-17 में पेमेंट हो गई थी। अच्छा, पेमेंट हो गई 2 लाख करोड़ की। आपकी शायद जानकारी पूरी नहीं है। ये पेमेंट करनी है 2030 तक। सिद्धार्थ, एक बार जानकारी दे दीजिए। इस वर्ष 3500 करोड़ पे होगा, और बाकी फिर 2022-23 के बाद पेमेंट है, जहां तक मुझे ध्यान है। फिर 2025 और 2030 तक ऑयल बॉन्ड्स की पूरी पेमेंट होनी है। ये ऑयल बॉन्ड जो है, ये खुद हम पर एक बहुत बड़ा दबाव बनाए रखते हैं। नहीं, तो ऐसे फिगर्स मेरे शो में कोट मत कीजिए। एग्जैक्ट फिगर दीजिएगा तोहिन। ये सिर्फ कह देना जी ऑयल बॉन्ड हम तो 2-2 लाख, कौन से 2 लाख करोड़ कब पे किए बताइए ना। वो ये है कि वो कर्ज भी हम ही उतार रहे हैं। नहीं, वो उतार रहे हैं, जायज बात है, उतना कहिए। 2 लाख करोड़ कब आपने पे किया? किसको पे किया? अगर आप अपने आप को बहुत जानकार मानते हैं तो चलिए, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जो मैं मोटी बात कह रहा हूं, वो कर्ज भी हम ही उतार रहे थे। अगर ये समझ वो मान लिया, तो शायद आपके पर गलत फिगर्स मत दीजिए, गलत फिगर्स मत दीजिए। सुधार दीजिए, आपका काम है पत्रकार होना। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे कि वो कर्ज हम उतार रहे हैं, तो कहीं आपकी पत्रकार नहीं, आपने कहा 2 लाख करोड़ रुपए आपने पेमेंट कर दी। मैंने तो मैं पूछूंगा ना, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है सवाल पूछना कि वो 2 लाख करोड़ कब और कैसे पे किए। गलत हो रहे हैं आप उसको सही कर दीजिए। आप पत्रकार है, मैं ये कह रहा हूं कि इंटरेस्ट के साथ जो कर्ज लिया गया था, उसकी आज वैल्यू 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी।
ठीक कहीं है, ना कहीं ये ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है। अब मुझे ये बताइए आलोक शर्मा, ऑयल बॉन्ड आपने जारी कर दिए, अब उसका भुगतान करेगी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, तो पेट्रोल की कीमतें कैसे कम करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि संदीप भाई, जब 3500 करोड़ रुपया देना हो, 23 लाख 24 लाख करोड़ का किसी सरकार का बजट हो, तो वो ऊंट के मुंह में कीड़े के बराबर। नहीं, 35 लाख करोड़ का बजट है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। अगर आएंगे तो वो 23-24 है, नॉन प्लान प्लांट वगैरह हाँ, मैं अलग कर पूरा लेंगे आप। मिलाकर बजट तो दोनों चीज तो होती आप है ना। दोनों हाँ। मिला रहे हैं, मैं केवल प्लांट मिला रहा हूँ। तो मैं उसके बाद कह रहा हूँ कि 3500 करोड़ रुपया कुछ नहीं होता, केवल ये तमाम बाकी चैनल जो होते हैं उन पर जाकर ये फिगर कोट करके बच के निकल देते हैं। आज केवल विषय ये है कि मार्च में यही बीजेपी लोग कह रहे थे कि जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ गया, आज ये कहने पैसा चाहिए। अभी यही लोग थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि ये साउंड में विकास जो है पीसीआर वो- दिक्कत को ठीक कीजिए। दोनों गेस्ट के साउंड में दिक्कत आ रही है, आप बात जारी रखिए। हेलो। अभी थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा हमारा विकास हो गया है, तो बहुत अच्छा है। विकास अगर हो रहा है, मुझे लगता है कि आज जिस तरह की अर्थव्यवस्था है संदीप भाई, इसके 3 लक्षण हैं। सबसे पहला तो है कि डायरेक्ट टैक्स लगातार गिर रहा है, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। मुझे अरुण जेटली जी का 2011 का भाषण याद आ रहा है। वो कह रहे थे कि लिमिट 5 लाख होनी चाहिए, लेकिन 7 साल हो गए, वो लिमिट 2.5 लाख की 2.5 लाख पर है। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर हम पेट्रोल और डीजल अप्रत्यक्ष कर की जो बात कर रहे हैं। तीसरा, जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो 11% से ज्यादा चला गया। तो वो तो जाएगा ना, महामारी का वक्त है, अब आप उस पर भी सवाल उठाएंगे। महामारी से पहले संदीप भाई, महामारी से पहले, महामारी के टाइम में शेयर बाजार 50,000 क्रॉस करेगा, जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट होगा, उसके बाद भी फिजिकल डेफिसिट क्यों बढ़ेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 3.25 लाख करोड़ रुपए आपने आरबीआई से भी ले लिया, उसके बावजूद रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में गिर रही है। आज मुझे तो अगर केंद्र सरकार एक्साइज लगा रही है, राज्य सरकारें भी तो वैट लगा रही हैं, 1,35,693 करोड़ रुपए आए हैं, नहीं आए हैं राज्यों के पास। देखिए, मुझे लगता है, देखिए संदीप भाई, बहुत टेक्निकल सवाल आपने पूछा। पहला सवाल तो यही है कि क्या जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आते अभी तक ये लोग? क्या राज्यों का पिछले 2 साल का जीएसटी का बकाया जो था वो दे दिया? एक व्हाइट पेपर आना चाहिए कि जीएसटी कितना लगा और कितना कितना किस राज्य को मिला। क्या राज्यों को अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह नहीं देनी है, चाहे वो बीजेपी शासित हो चाहे कांग्रेस शासित हो? हम तो कम ही राज्यों में हैं। जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आए? आपने पूरी बात अभी बताई कि किस तरह से डे टू डे बेसिस पे होता है। ये जुलाई 2017 में शुरू किया मोदी सरकार ने, हमने तो शुरू नहीं किया। 3 महीने से पहले नहीं, पेट्रोल आपने शुरू किया था जुलाई 2017, वो डीजल का हुआ था ना? नहीं, पेट्रोल के ऊपर भी जो डे टू डे है वो 2017 में हुआ है, पर डीरेगुलेट तो कर दिया था ना। डीरेगुलेट भी 2003 की प्रक्रिया है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। एग्जीक्यूट बाद में हमारे टाइम पे हुआ, हम मानते हैं, क्योंकि पेट्रोल हमेशा से माना जाता है कि पेट्रोल का इन्फ्लेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता जितना डीजल पर पड़ता है। अब बात आती है कि ये कह रहे हैं कि साहब ये तो विकास के लिए हो रहा है, तो जीडीपी हमारी माइनस में चली गई, बेरोजगारी हाईएस्ट है, पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से पीछे हैं, 23.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, 6.5 करोड़ लोग इनके समय पे चले तो गए। इसीलिए तो जन कल्याणकारी नीतियां चलानी पड़ेंगी ना सरकार को। अब वापस आते हैं, जब इतना बुरा हाल हो गया तो एक देश जिसके अंदर 130 करोड़ लोगों में से अगर 82 करोड़ 80 करोड़ जो कि झूठा आंकड़ा है, अगर इतने करोड़ लोगों को भोजन सरकार को देना पड़ रहा है, तो ये मोदी पॉलिटिक्स जो है, ये मोदीनोमिक्स कि भाई गैस तो नाली से निकलती है और पकौड़े तलना रोजगार है, मुझे लगता है उसी का नतीजा है ये। आज आप केवल ये बता दीजिए कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सबकी बात करते थे, वहां पर भी तो कहीं से पेट्रोल कंट्रोल हो रहा होगा। कारण ये है सीधा सीधा कि आज कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, इन्होंने अर्थव्यवस्था आम आदमी को कहीं से राहत नहीं मिल रही ना। सवाल ये है, माधव आनंद, देखिए मुझे ये बताइए, एक सेकंड, अब माधव आनंद स्क्रीन पर। माधव आनंद, मुझे ये बताइए, ये सिर्फ ये देखिए, ये पेट्रोल डीजल के दामों के आंकड़े, किसकी एक्साइज कितनी, वैट कितना, ये बहुत बार चर्चा हो चुकी है। असल दिक्कत क्या है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे सरपट भागते हैं, सबसे ज्यादा मार गरीब आदमी पर पड़ती है। जैसा सिद्धार्थ जराबी ने भी कहा, ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये सबके लिए बराबर हैं। मर्सिडीज में घूमने वाला भी उतना ही टैक्स देगा और मजदूरी करके जिंदगी काटने वाला भी उतना ही टैक्स देगा। हो सकता है उसके पास गाड़ी गुड़ी ना हो, लेकिन वो
सब्जियां खरीदेगा, भाजी तरकारी खरीदेगा, खाने का तेल खरीदेगा। इन सबको ढोने के लिए डीजल वाहनों का इस्तेमाल होता है। उनकी कीमतों में भी आग लग गई है। खाद्य तेल 30% का इजाफा हुआ है। संदीप जी, इससे पहले भी आपके चैनल पे मैंने पेट्रोल डीजल के प्राइस पे हम लोगों ने चर्चा की और बहुत डिटेल में चर्चा की। एक बात तो जरूर है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है अभी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग जानते हैं कोविड पेंडेमिक ने किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था को जो है डैमेज करने का काम किया है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं संदीप जी, सरकार की कुछ बातें भले में हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन मुझे भी डाइजेस्ट एज ए अर्थशास्त्री होने के नाते नहीं हो पा रहा है। जो बार बार सरकारें करती है कि कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, निश्चित रूप से हर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कल्याणकारी योजनाएं चलाएं। नहीं, कल्याणकारी योजनाओं को तो ऐसे गाजे बाजे के साथ परोसा जा रहा है कि इस देश में आज तक कल्याणकारी नीतियां चली ही नहीं। जी संदीप जी, मैं वही बता रहा हूं। तो कल्याणकारी योजनाएं जिसकी भी सरकार रहती है वो सारी सरकारें चलाती हैं जनता के हित में और देश के हित में जो चलानी होती है। लेकिन सरकार में इतने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जब डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोल की बात छोड़ भी दें, डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन मेरा हाई होगा। और आज इन्फ्लेशन किस रेट में है, जहां लोगों की इनकम कम हो रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, ये आपने एक अहम बात कही, इसलिए बीच में टोक रहा हूं माधव। पेट्रोल डीजल में हमेशा अच्छा खासा फर्क होता था, 10 रुपए तक का भी फर्क होता था उनकी, 15 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए का फर्क होता था उनकी कीमतों में, क्योंकि डीजल एसेंशियली एक सब्सिडाइज्ड आइटम सरकारों ने रखा था, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसान करते हैं, इसका इस्तेमाल मजदूर करते हैं, इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में होता है। और आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल में फर्क 5-6 रुपए पर आकर सिमट गया है। कोई फर्क ही नहीं रह गया है। नहीं, नगण्य के बराबर है। जो फर्क आप कह रहे हैं वो नहीं के बराबर है, बहुत मामूली सा फर्क है। और एक टाइम आपने सही कहा कि 15 से 20 रुपए का भी डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा है, तो अब जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम है। संदीप जी, एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार में इतने अच्छे लोग बैठे हुए क्यों इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना है तो इस कोविड पेंडेमिक में 2-3 सेक्टर ऐसे हैं संदीप जी जो आप भी जानते हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, जहां अच्छी खासी कमाई हुई है। आप कॉर्पोरेट टैक्स को वहां बढ़ा सकते हैं, अपनी भरपाई जो है आप कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा के इन सारे सेक्टरों में जो आइडेंटिफाइड सेक्टर है जिसने अच्छा ग्रोथ किया है इस कोविड पेंडेमिक में। नहीं, आम आदमी पर ही सबसे पहले निगाहें हैं ना सरकार की, दूसरी जगह नहीं सोच रही है। हाँ, वही संदीप जी बता रहा हूं कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं आप उसको वहां बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, आपको सरकार की रिवेन्यू बढ़ानी है, आप टैक्स हॉलिडे देते हैं, टैक्स हॉलिडे को कुछ दिन के लिए कम कर दीजिए, आपके रिवेन्यू बढ़ेंगे। सरकार अल्टरनेटिव सोर्स नहीं ढूंढना चाहती है संदीप जी, मुझे सबसे बड़ी समस्या ये है। नहीं, वहां रेजिस्टेंस बनेगी, वहां पर प्रेशर ग्रुप्स हैं। आम आदमी का प्रेशर ग्रुप होता नहीं, आम आदमी को जो कहा जाएगा वैसे कर लेगा, साथ में देश हित का पुट डाल दिया जाए कि यह देश हित में हो रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा संदीप जी, और जीएसटी वाला जो मैं पहले भी बोला हूं, आखिर सरकार चर्चा भी नहीं करना चाह रही है कि जीएसटी के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाया जाए। इस बात की चर्चा भी समाप्त हो गई है। लेकिन यही सरकार, यही बीजेपी, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से बोलते थे जब बीजेपी की सरकार आएगी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। और आज मुझे लगता है कि कांग्रेस शासित प्रदेश है, चाहे तमाम अन्य जहां जिसकी सरकार है, सब चाहती है अगर कंसेंसस बनाया जाए, आम सहमति बनाया जाए तो जीएसटी के दायरे में हम लोग ला सकते हैं। आप लिमिट, आप प्रॉपर लिमिट में रखिए तो देखिए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस का क्या रेट होगा हमारे इंडिया में। मुझे लगता है सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अदरवाइज जिस स्थिति में इकोनॉमी है और जिस तरह जनता परेशान है, निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता का विषय और भी आगे नहीं, सरकारें चिंता कर रही हैं अनुराग भदौरिया, या आम आदमी चिंता में मरे जा रहा है। राज्य सरकारें वैट लगाती हैं, केंद्र एक्साइज लगाता है, एक दूसरे पर पाले में गेंद डालते रहते हैं कि आप वैट घटा लो, विपक्षी दल कहते हैं आप एक्साइज घटा लो। आम आदमी को बेचारे को कुछ समझ नहीं आता, देश हित में ये बोझ उठा लो, वो उठा लेता है। यही हो रहा है। देखिए मुझे तो अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े स्लोगन कहा करती थी वो कहाँ चली गई। वो नेता भी नहीं दिखाई पड़ते। मैं तो कई बार खोजता हूँ जो सिलेंडर लेके घुमा करते थे और जो धरने पे बैठा करते थे, वो बीजेपी के नेता गायब कहाँ है। मैं तो उनको कभी खोजता हूँ, कभी आपके चैनल पे मिल जाए गलती से तो मैं उनसे पूछ सकूं कि भाई इतनी लंबी लंबी बातें हैं,
अभी इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि क्या करें, हमें तो बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत यहाँ कल्याणकारी योजनाएं विकास करना पड़ता है और हमें 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन के लिए भी चाहिए। तो सब कुछ अगर जनता के जेब से लेना है, पेट्रोल डीजल से ही अगर आपको लेना है, तो आप सही कह रहे थे कि 200 रुपया लीटर कर दो पेट्रोल डीजल और बोलो भैया देखो इससे पैसा आएगा, इसी से हम देखो 80 करोड़ लोगों को जो हम खाना दे रहे हैं इसी से खाना फ्री देंगे। विकास तो आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर कहीं रोड बन गई हो तो आप भी बता दीजिएगा। अगर इतना ही विकास कर लिया फिर बेरोजगारी क्यों है, फिर अर्थव्यवस्था हमारी देश की क्यों टूटी हुई है, अर्थव्यवस्था इतनी क्यों टूट गई कि हम बांग्लादेश और अगल बगल के जो हमारे कंट्री उनसे भी नीचे चले गए। ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला। हम 15 गुना 20 गुना ज्यादा उनसे आगे होती थी अर्थव्यवस्था मेरी, आज वो हम -7 पे हैं तो वो 4% जीडीपी पे बैठे हुए हैं। सोचो आप, तो कहां विकास? मैं तो आपसे ही पूछा था विकास बता दो, और मैं बीजेपी के और जेडीयू के प्रवक्ता से ही बोलूंगा कि आप सजेशन जो दे रहे हो तो अपने नेता को सजेशन दीजिए ना, सरकार से अपना समर्थन खींच लें। ऐसी सरकार को समर्थन क्यों दे रहे हो? यहाँ पे राय तो अच्छी देते हो, माने आप वहां पे सरकार चोरी भी करेगी, चोर के साथ भी रहोगे और आके यहाँ पे ज्ञान भी दोगे, ये तो नहीं चलेगा ना। दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? नहीं, आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? आम आदमी को राहत भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली है, मान लीजिए। आम आदमी को राहत तो ये क्या विपक्षी दल क्यों नहीं दे देते, वैट क्यों नहीं घटा देते? सफाया होगा, ये आप तय मान के चलिए। ना, ये विपक्षी दल क्यों नहीं कर देते? अरे बात तो वही है, सबको पैसा चाहिए भाई। नहीं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ाए बैठे हो और लगातार बढ़ाते चले जा रहे हो आप। और जिस तरह से डीजल पेट्रोल, जैसे आपने कहा, जिसे रोज के रोज दाम बढ़ते हैं, रोज बढ़ते हैं, वैसे तो आप कहते हैं कि हमारी बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, तो आप जो डीजल पेट्रोल को, पेट्रोलियम पदार्थ को जो रेगुलेटरी सिस्टम है, आप चेंज क्यों नहीं कर सकते? उसमें क्यों नहीं आप कर सकते? एक आपको नहीं चेंज होता है, कैसी बात कर रहे हैं आप अनुराग भदौरिया? चुनाव हुए 5 राज्यों में, 64 दिन तक एक पैसे कीमत नहीं बढ़ी पेट्रोल डीजल की। 2 मई को नतीजा है, 4 मई से बढ़ने शुरू हो गए। पर बाजार तय करता है, सरकार का तर्क ये है। देखिए, ये सरकार आम जनता की नहीं है, पहले आप ये मान लीजिए। ये सरकार उन लोगों की है जिनके कुछ धन्ना सेठों की सरकार है, जिसके सरकार ये। इसमें धन्ना सेठ कहां से आ गए? सारी तेल कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, ज्यादातर आप HPCL, BPCL ऑयल, ये सरकारी कंपनियां हैं। बाजार का हवाला तो खामखा दिया जाता है। नहीं, देखिए एक चीज और बता दें, आप इस बात को मान के चलिए, पहली बार ऐसे हिंदुस्तान में देखने को मिला है कि गरीब और गरीब हो गया, और जो इस देश के पूंजीपति लोग थे उनकी पर कैपिटल इनकम बढ़ गई और उनकी एसेट्स, उनकी इनकम बढ़ गई। आपने देखा होगा ये राजाओं के युग में होता था, जब प्रजा गरीब होती थी तो राजा बड़ा आदमी बनता था। जहां राजा बड़ा होता था वहां प्रजा गरीब होती थी। जब यहाँ कैपिटलिस्ट ज्यादा पैदा होने लगे तो समझ जाओ कि इसकी उत्तर प्रदेश की जनता गरीब हो चुकी है। जो सरकार चाहती है कि ये गरीब नहीं, अहम मुद्दा ये है, 1 मिनट, तुहिन मेहता, आम आदमी पर सबसे, गरीब आदमी पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, ये बात मानेंगे आप? वो वैसे ही परेशान है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तो सालों में ये विश्वव्यापी समस्या है, केवल भारत की समस्या नहीं, और पूरे विश्व में गरीबों पर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, ये कहीं पर भी उन पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वक्त लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस जो है, कॉर्पोरेट टैक्स रिवाइज करना, वो भी सेक्टर स्पेसिफिक तरीके से जीएसटी के दायरे में इसको शामिल करना, उन सब पर चर्चा होगी। लेकिन मेरा ये निवेदन है राज्य सरकारों से, ये जो आपात स्थिति है इसमें, जहां महाराष्ट्र की सरकार 42.6%, अगर 100 रुपए पेट्रोल की कीमत है तो उसमें 42 रुपीज 60 पैसे जो है वो महाराष्ट्र की सरकार को जाती है। आंध्र प्रदेश में यही परसेंटेज जो है 38.8% है, पंजाब में 36% है, तेलंगाना में 38.2% है और केरल में 34% है। तो मध्य प्रदेश को मिस आउट कर गए आप, मध्य प्रदेश को मिस आउट कर गए, कर्नाटक को मिस आउट कर गए, और फिगर्स भी पूरी आपने मुकम्मल नहीं बताई। मैंने जिक्र किया है, इनमें हाईएस्ट है टैक्सेस। कहां पर? स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस। कितना, दोबारा से बताइए, महाराष्ट्र में कितना है? 42.6%। आपके पास ताजा अपडेटेड फिगर है कि नहीं है? अपडेटेड फिगर है आपके पास? ये लेटेस्ट फिगर्स है। 42%, 0.6 या 0.8% इसमें अंतर हो सकता है। 25 और 26% वैट है, 10 रुपए 12 पैसे एडिशनल लेवी लगाया जाता है। कुछ ऐसे भी टैक्सेस है कई राज्यों में जहां की हाईवे में शराबबंदी के नाम पर सेस लगाए जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं, तो एग्जैक्ट फिगर दीजिए प्लीज मेरे शो पर।
ये एग्जैक्ट अगर 0.5 के दायरे में है तो ये फ्लेक्सिबल होगा। तो मतलब राज्य सरकारों ने कीमतें बढ़ा दी, केंद्र सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। मुझे एक चीज बताइए तोहिन, एक चीज बताइए, ये 5 राज्यों में चुनाव हुए, 64 दिन तेल की कीमतें 1 पैसा भी नहीं बढ़ी, पर बाजार तय करता है। ये ऐसा बाजार चुप बैठ जाता है जैसे ही चुनाव आते हैं। इस वक्त आप देखिए अमेरिका में भी यही हाल है। अच्छा, ये जो कच्चे तेल की कीमत है ये ग्लोबल डिमांड सप्लाई इशू है। अच्छा, उस वक्त जब आप अप्रैल की बात कर रहे हैं उस वक्त मैंने बहुत क्लोजली नहीं फॉलो किया था, लेकिन आज जून के महीने में अगर आप अमेरिका में भी देखिए गैसोलीन के प्राइसेस, वो सारी कीमतें जो है रिफ्लेक्ट अमेरिका में कितने टैक्सेस लेते हैं वो आम आदमी से? हर देश का ये अलग नहीं, हमारे यहाँ पर हम 58 से 60% लेते हैं। 100 रुपए पेट्रोल की कीमत दें हम तो 60 रुपए टैक्स है। अमेरिका में ऐसा है क्या? अमेरिका में ऐसा है 60% टैक्स है पेट्रोल पर। अमेरिका का यूरोप में है, उनकी जो टैक्सेशन, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, नहीं है। नहीं, वो हर देश, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 7 साल में आप 2013-2014 से तुलना करना इसलिए उचित नहीं होगा। मैं आपको 1000 चीजें गिना सकता हूं जो देश में होती है, आप नहीं मानेंगे। नहीं, मैं मानूंगा, आप बताइए ना। मेरा काम सवाल पूछना है, जहां डाउट होगा सवाल पूछूंगा। अगर 50 नए एयरपोर्ट या तो बने हैं या बन रहे हैं, मैं दोनों की गिनती मिला के चल रहा हूँ। भागलपुर और छोटे छोटे दरभंगा जैसी जगह में अगर ये एयरपोर्ट बन रहा है तो क्या इसकी कीमत कहां से आ रही है? अगर ये 2014 में नहीं बताया था, जब कहा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, तब नहीं बताया था। तब बताते हैं ये मार और बढ़ाएंगे तभी विकास करेंगे। पार्टियां जो है आज कांग्रेस स्लोगन, ये राजनीतिक पार्टी जो है जो विपक्ष में होती है तो एक जिम्मेदारी होती है कि सरकार के विरुद्ध, लेकिन मैं आपको अपनी सफाई दे सकता हूँ। जब हम शासन कर रहे हैं तो मैं आपको रीजन दे सकता हूँ किस वजह से हम नहीं कम कर पा रहे हैं। अच्छा, तो सिद्धार्थ, एक ये जो तर्क दिया जा रहा है, दुनिया भर में यही सिचुएशन है, तो अमेरिका यूरोप में इतने ही टैक्सेस हैं, 60%। 100 रुपए में से 60 रुपए टैक्स में लेते हैं अमेरिका या यूरोप, या उनकी बात छोड़ दें, सार्क नेशंस की बात कर लें, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। संदीप, टैक्सेशन बाकी देशों की तुलना में अपने यहाँ पे ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस का कंपैरिजन किया, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कई कंट्रीज में फ्यूल के प्राइसेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी और ग्रोथ और इन्फ्लेशन से लिंक किया जाता है। यानी कि तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम कम इसलिए रखे जाते हैं या उन पे बहुत ज्यादा कोई भी लेवीज नहीं लगती हैं ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े और लोग ज्यादा ट्रैवल करें, जो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी है उस पर असर ना पड़े। ये मिसाल अमेरिका और ये तो कॉमन सेंस है ना। यूरोप में डीजल पे ड्यूटीज लगती हैं ज्यादा, पर वो एनवायरमेंटल कंसर्न, हाँ, प्रदूषण के चलते। और सार्क रीजन में जो कंपैरिजन शायद सही नहीं है क्योंकि करेंसी के वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जिसमें सार्क की कंट्रीज भी जुड़ती हैं, वर्सेस जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज हैं, अमेरिका ने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, उसकी डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म है गल्फ पे, और इसके आपने देखा होगा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक परिणाम भी निकले हैं। इसलिए प्राइसिंग को हम एक ही मुद्दे की दृष्टि से देखें। मेरा ये एक निवेदन है सबके लिए, चर्चा के लिए, समझने के लिए, कि इसका लॉजिक कि इंडियन कंपनी जो इंपोर्टेड फ्यूल को रिफाइन कर रही है, रुपीज में खर्चा कर रही है रिफाइनिंग में, उसका बायर रुपीज में है, हां ये फॉरेक्स में खरीदते हैं उस तेल को, बट उसको इंटरनेशनल डेली प्राइस मूवमेंट से क्या लेना देना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि फ्यूल कंपनीज को प्रॉफिट नहीं बनाना है, वो प्रॉफिट करेंगी तभी वो नए पंप खोल पाएंगी, अपने नेटवर्क को फैलाएंगी। ये सारी ज्यादातर सरकारी कंपनियां हैं, बड़ी तेल कंपनियां आज की तारीख में। तो फिर ये बाजार का हवाला जो दिया जाता है, ये खामखा का हवाला है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे हमने
कहीं ना कहीं पे हमारी स्थिति को, हम इसको प्योर कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं। हमें वेलफेयर स्टेट को ध्यान में रखते हुए 40 करोड़ लोगों का सोचना पड़ेगा। और एक आखिरी बात, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट विषय उठाया है जिसपे हमारे यहां जो राजनीतिक कमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने उसको साइड स्टेप किया। मुझे बताइए कि टैक्स नेट को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? एग्जैक्टली किसान, जो अमीर किसान है उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है टैक्स नेट में? और मैं कहता हूं कि अब अगली पहल सरकार की तरफ से जो अमीर किसान है उसको टैक्स नेट में लाना चाहिए। उसके राजनीतिक परिणाम कुछ भी हों, पर अगर हम टैक्स बेस को नहीं बढ़ाएंगे, यह समस्या लगातार साल दर साल आम आदमी को परेशान करेगी। द टैक्स नेट हैज टू बी वाइडेंड। इतने कठोर स्टेप लिए गए हैं पिछले कई सालों में, और इस प्रकार के स्टेप्स की आवश्यकता है। आलोक शर्मा, असल मुद्दे पर कोई नहीं जा रहा, रेटरिक पर, दावों पर ही सारी समस्या को केंद्रित करके हल निकल पाएगा क्या? राजस्व बढ़ाने के तरीके हम सोचेंगे नहीं, तेल का खेल होता रहेगा, आम आदमी का तेल निकलता रहेगा और बात खत्म हो जाएगी। देखिए संदीप भाई, इसीलिए इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। तो डिमांड भी होगी, सप्लाई भी होगी, परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, तभी जाकर सब चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी। लेकिन जो अभी जराबी साहब ने बात कही कि टैक्स का बेस बढ़ना चाहिए, टैक्स का बेस कैसे बढ़ेगा? जब बेरोजगारी बढ़ रही होगी, जब पर कैपिटा इनकम घट रही होगी, जब उद्योग बंद हो रहे होंगे, जब 84 महीने की सरकार में 78 महीने एक्सपोर्ट नेगेटिव होगा, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। 84 महीने की सरकार है मोदी जी की, उसमें से 78 महीने एक्सपोर्ट अगर नेगेटिव होगा तो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है तो कैसे टैक्स बेस बढ़ेगा? अब तीसरी बात आती है, बार बार कहा जा रहा है कि साहब ये प्राइवेट सेक्टर है और ये गवर्नमेंट के हाथ में है। पिछले 42 दिनों में 26 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। उसमें से किसी भी राज्य ने वैट नहीं बढ़ाया है, केवल और केवल केंद्र शासित, केंद्र का जो रिजल्ट है उसकी वजह से ये हुआ है। आज जो महंगाई है उसको केवल पेट्रोल और डीजल तक संदीप भाई हम सीमित ना करें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा कारण हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉटलनेक है, और ये हालत जब है जब अर्थव्यवस्था लोएस्ट स्तर पर है और डिमांड भी लो है। जब लो डिमांड पर इतना इन्फ्लेशन है, लो डिमांड पर जब इतनी महंगाई है, तो सोचिए अगर डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, जब काम धंधे जब शुरू होंगे तो उस समय पर बिल्कुल सही बात है माधव आनंद। मोदी सरकार एक बात पर लगातार ताल ठोकती थी, वो ये कि महंगाई देखिए, ये महंगाई डायन हमने काबू में रखी है। वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं आलोक शर्मा। मंदी के दौर में 13 साल के सबसे उछले स्तर पर अगर थोक महंगाई दर पहुंच जाए, 6 महीने के सबसे उछले स्तर पर अगर खुदरा महंगाई दर होगी, और अभी तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली नहीं है, तो ये महंगाई डायन तो खा जाएगी। बहुत ही चिंता के विषय है, आपने सही कहा। और महंगाई जिस रूप में बढ़ रही है वो तो आम आदमी के लिए बहुत ही मुसीबत अभी भी है और आगे भी होने वाला है। सरकार को ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने पड़ेंगे। संदीप जी, मैंने आपको कहा था जब इंटरनेशनल ट्रीटी को पढ़ेंगे तो एक वक्त जब मोदी जी की पहली सरकार बनी थी तो उस समय भी ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ था, थोड़ा सा लिफ्ट हुआ था सैंक्शन जो है। उस टाइम में हम लोग ने ईरान से पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल लेने का काम किया। उसी तरह कुछ वेनेजुएला की स्थिति है। सरकार को देश में ऑल्टरनेटिव तो इनकम सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जैसे कुछ कंट्री है जहां से आप क्रूड ऑयल सस्ते पे ले सकते हो, और पहले भी भारत सरकार ने लिया है, बार्टर सिस्टम के तहत लिया है। सरकार को हर फ्रंट पे काम करने की आवश्यकता यहाँ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, सरकार नहीं प्रयास कर रही है, नहीं, पर सरकार, एक मिनट, अब आखिरी सवाल अनुराग भदौरिया, ये काम हो भी पाएगा? सरकार इन बातों की समीक्षा करेगी या जी आमदनी कम है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, क्या करें भैया, आपको देना पड़ेगा और रुपया, ये सरकार कहती रहेगी? हम चुनाव का इंतजार करें क्या? अगले दौर के चुनाव जब शुरू होंगे, चुनाव आते हैं तो पेट्रोल के दाम रुक जाते हैं बढ़ने और डीजल के दाम। देखिए, चुनाव का इंतजार करें? बिल्कुल चुनाव का इंतजार कीजिए, चुनाव तक ये दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। हम आप चाहे कितनी डिबेट कर लें, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार को आम जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। उसकी महंगाई से वो आत्महत्या कर रही है सरकार, उस सरकार जानती नहीं क्या? परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। क्या सरकार को नहीं मालूम है सरकार ने जो महंगाई बढ़ा रखी है? लेकिन सरकार को चिंता कहाँ है? सरकार बढ़ाती जाएगी। आज हमने डिबेट कर ली, कर भी बढ़ेगा, परसों भी बढ़ेगा, और सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाती रहेगी। उसको देश की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये आप तय मान के चलिए।
नहीं, उसको वो देश की सरकारों समस्या को से कोई लेना मतलब देना नहीं है ना, राज्य सरकारें भी तो नहीं घटाती, तो लेकिन सरकारें यहाँ पे तो केंद्र सरकार, हाँ बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। नहीं यहाँ पे तो केंद्र सरकार लगातार बढ़ा रही है। यहाँ पे राज्य सरकार ने कितनी बार अभी बढ़ाया, अगर आप देख लो लास्ट अगर 20 बार अगर बढ़ा है तो 20 बार में 19 बार केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया होगा। तो लेकिन बस केंद्र यही सरकार खेल क्योंकि एक उसको दूसरे चिंता पर नहीं है। जिम्मेदारी डालते रहिए, आम आदमी सोचता रह जाए। अर्थव्यवस्था में जरूरी होता है खर्च करना, राजस्व अर्जित किया जाता है, पर एक ही सोर्स पर इतनी तवज्जो, इतनी डिपेंडेंस, क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक जीवंत अर्थव्यवस्था के लिए सही है? ये आप भी सोचिए इस बारे में। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।